यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 45 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 47। दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और दोनों क्वेश्चन जो है एफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो आज के सेशन में हम लोग एफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे और एफिशिएंसी पे हम लोग डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पावर फ्लो डायग्राम के बारे में बात करेंगे और लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको पावर फ्लो डायग्राम को ऊपर बताया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एफिशिएंसी पूछ दिया गया है तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग को पहले पावर फ्लो डायग्राम डिटेल में समझना होगा। ओके, और एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट गेन कर लिया तो ये दोनों क्वेश्चन भाई काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और अभी हम लोग फिलहाल के लिए रोटर पे काम करेंगे भाई। रोटर कहने का मतलब क्या, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 20 जिसमें हम लोग को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर है ये, ठीक है। अब क्योंकि भाई हम लोग इसको हमेशा ट्रांसफार्मर से कोरिलेट करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में जैसे हम लोग का एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, तो उसी तरीके से जब आप इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे तो स्टेटर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और रोटर वाले को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पहले रोटर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो रोटर के अंदर आपको पता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना करके दिखा दूं, जैसे आप स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई देंगे, यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, है ना, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से एक तरीके से रोटेट करेगा, जिसका स्पीड का वैल्यू है ns = 120f डिवाइडेड बाय p। और आपका यहाँ पे एक रोटर डला हुआ है, तो ओवरऑल क्या होगा, अभी ये स्टैंड स्टिल पे है लेकिन जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो एक तरीके से फ्लक्स कट होगा। फ्लक्स कट होने के चलते इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और ईएमएफ के चलते आपका एक करंट फ्लो होगा, राइट। तो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रोटर पे एक तरीके से फोकस करना है भाई। तो हम लोग को पता है इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ईएमएफ क्या होता है, स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है भाई। जैसे अभी स्टैंड स्टिल में स्लिप का वैल्यू क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे रोटर भी एक तरीके से स्पीड पकड़ना स्टार्ट करेगा वैसे वैसे क्या होता है, स्लिप आपका गिरने लगता है और स्लिप गिरेगा तो सीधी सी बात है आपका ईएमएफ भी एक तरीके से क्या होता है, गिरना स्टार्ट कर देता है। मीन्स ईएमएफ का वैल्यू एक तरीके से कमते चला जाता है क्योंकि इनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड है, यानी जिस स्पीड से फ्लक्स इन रोटर के कंडक्टर को कट करता है वो एक तरीके से धीमा होने लगता है। या फिर इसी को हम लोग कहेंगे कि d∅dt जो है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोटर के कंडक्टर से, वो आपका कम हो चुका है, इसलिए हम लोग का ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग को पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है रोटर के अंदर ये स्लिप के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये जो रोटर है भाई, मान लेते हैं अभी मैं यहाँ पे वाउंड रोटर लेकर के चल रहा हूँ। वाउंड रोटर कहने का मतलब क्या है, इसमें हम लोगों ने 3 फेज का डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग किया हुआ है, फिर इसको स्लिप रिंग भी बोलते हैं हम लोग। ओके, तो ओवरऑल इसके अंदर आपने वाइंडिंग किया हो तो उस वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस आपका इंडिपेंडेंट होता है, ना ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना ही स्लिप पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो R2 मेरा इंडिपेंडेंट है तो इस वाइंडिंग के चलते आपका रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे मैंने R2 बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक करेगा। लीकेज फ्लक्स क्या होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था, जो फ्लक्स स्टेटर से रोटर तक ना पहुंच पाए या फिर कहीं एयर गैप से ही वापस ऐसे रिटर्न हो गया तो हम लोग लीकेज बोर्ड है। तो लीकेज को हम लोग क्या कर रहे थे, एक तरीके से रिएक्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ये जो लीकेज रिएक्टेंस होगा ये भी क्या होता है, स्लिप के हिसाब से वेरी करता है, क्योंकि जो रिएक्टेंस है भाई ये क्या है, 2πfl होता है। और आपको पता है रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ये इटसेल्फ किस पे डिपेंड करता है, रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप। ओके, तो ओवरऑल 2πl और f, 2πfl की जगह हम लोग x लिख देंगे और ये ओवरऑल हो जाएगा स्लिप, मतलब स्लिप के ऊपर ये भी डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। तो रोटर के अंदर अगर आप देखें तो टोटल कितने पैरामीटर हो रहे हैं भाई, एक हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वोल्टेज, एक हो गया रेजिस्टेंस, एक हो गया रिएक्टेंस, एक हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और एक हो गया इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जो कि मेरा I2 होगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग इन 5 पैरामीटर के ऊपर बात करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो अभी हम लोग सबसे पहले भाई स्टैंड स्टील के लिए देखते हैं। स्टैंड स्टील कहने का मतलब क्या, स्लिप का वैल्यू मेरा एक तरीके से 1 होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोटर रिएक्टेंस, या फिर इसको कहता है लीकेज रिएक्टेंस भाई। ओके, लीकेज रिएक्टेंस। ट्रांसफार्मर में मैंने आपको बताया था कि लीकेज फ्लक्स को हम लोग जब भी सर्किट मॉडल करेंगे तो उसमें हम लोग इंडक्टर के रूप में क्यों दिखाते हैं। तो रोटर का लीकेज फ्लक्स एट स्टैंड स्टिल स्लिप, ठीक है, एट स्टैंड स्टिल, यानी स्लिप का वैल्यू मेरा 1 है। क्या होगा आपका, ये सिर्फ और सिर्फ x2 होगा, क्योंकि स्लिप का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ रोटर लीकेज रिएक्टेंस एट एनी स्लिप, एनी स्लिप मतलब कोई और, मतलब रनिंग कंडीशन भाई, कोई भी स्लिप हो सकता है, 2%, 1.5%, 3%, है ना। तो किसी अदर स्लिप पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा मेरा, स्लिप इनटू x2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे रोटर के ईएमएफ की बात करें, ठीक है, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे, पहले हम लोग स्टैंड स्टिल पे देख रहे हैं, एट स्टैंड स्टिल कितना होगा, ये होगा आपका E2। लेकिन वही अगर आप किसी स्लिप पे अगर आप देखेंगे एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप कितना हो जाएगा, S इंटू E2। सही बात है। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है ओवरऑल, अगर आप स्टैंड स्टिल पे देखेंगे तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगा ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, और वही अगर आप किसी अदर स्लिप पे देखेंगे तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगा ये स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे अगर करंट की बात करें, रोटर के अंदर जो करंट आएगा तो I2 इक्वल टू आपको पता है वोल्टेज, और यहाँ पे वोल्टेज क्या इंड्यूस्ड हो रहा है हमारा, E2 है ना। तो E2 अपॉन, और करंट भी 2 तरीके का होगा। अभी हमने यहाँ पे स्टैंड स्टिल की बात कर रहे हैं। स्टैंड स्टिल पे यानी स्लिप का वैल्यू जब 1 होगा तो मेरा जो I2 होगा, रोटर के अंदर करंट क्या होगा, वोल्टेज भाई I2 का, यानी करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, क्योंकि AC है ना, सेकेंडरी में भी आपका AC है, तो वोल्टेज क्या है मेरा E2। स्टैंड स्टिल पे भाई EMF कितना है, E2 डिवाइडेड बाय मेरा इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इक्वल टू होता है आपका रूट ओवर R2 का स्क्वायर। तो R2 तो मेरा इंडिपेंडेंट है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, प्लस और स्टैंड स्टिल पे स्लिप का वैल्यू 1, तो यहाँ पे रिएक्टेंस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर। ये जो करंट आया ये मेरा स्टैंड स्टील का है भाई, ठीक है। और वही अगर मैं रोटर के अंदर करंट देखना चाहूँ एट एनी वैल्यू ऑफ स्लिप, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे I2 डैश कर लेता हूँ। ओके, यानी किसी भी स्लिप का कोई वैल्यू हो सकता है, स्लिप 1 ना छोड़ करके, ठीक है भाई। ये स्टैंड स्टिल का था और ये जब मेरा मोटर एक तरीके रनिंग कंडीशन में, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। वोल्टेज क्या है मेरा, किसी भी वैल्यू ऑफ स्लिप पे, ये हो जाएगा S इंटू E2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो इम्पीडेंस होगा ये क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस किस पे हो जाएगा, S इंटू X2 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ये मेरा भाई एक तरीके से करंट आएगा। अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। मॉडिफाई करने का मतलब क्या, देखिए I2 डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ, मान लेते भाई पहले मेरे पास AB अपॉन C है, इस तरीके का इक्वेशन है, हाँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A अपॉन C को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो B यहाँ पे मल्टीप्लाई था इसके नीचे कर देता हूँ मैं B। इसका मतलब क्या होगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो B ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि B के नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, समझ में आया। तो B आपका ऊपर चला जाए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये A इंटू बी डिवाइडेड बाय C ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये स्लिप मल्टीप्लाई है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, E2 अपॉन रूट ओवर R2 का स्क्वायर प्लस S इंटू X2 का होल स्क्वायर, और ये जो स्लिप है इसको मैं नीचे में डिवाइड कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे भाई I2 डैश की बात करें, इस स्लिप को मैं अंदर लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो E2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये स्लिप है, ठीक है, इसको हम लोग रूट के अंदर लेना चाहते हैं भाई। तो रूट के अंदर लेने मतलब क्या भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रूट ओवर S का स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू होगा, S होगा, ठीक है। तो अगर इसको आप अंदर लेना चाहते हैं रूट के अंदर, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
एस, मतलब इसका होल स्क्वायर है भाई, ठीक है। आप समझिए ना, इस एस को मैं अंदर ले रहा हूँ, रूट के अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसका स्क्वायर प्लस इसको अगर आप अंदर लेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा s इंटू एक्स टू डिवाइडेड बाय एस का होल स्क्वायर। इसको भी आप होल स्क्वायर कर लीजिए। तो ओवरऑल देखिए मैंने कुछ नहीं किया, स्लिप को अंदर ले लिया भाई, रूट के अंदर ले लिया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, e2 अपॉन यहाँ से स्लिप स्क्वायर और स्लिप स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, रूट ओवर r2 अपॉन स्लिप का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका x2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये मेरा जो है रोटर का करंट है कब, जब मेरा रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में क्या होगा, स्लिप का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2%, 1%, 3%, समझ रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं रोटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करता हूँ भाई। तो अभी तक जो आपने पढ़ा, ऊपर में क्या पढ़ा है, आपका जो स्टैंड स्टील पे होगा वहाँ पे रिएक्टेंस का क्या वैल्यू होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या वैल्यू होगा, है ना। तो ओवरऑल देखिए मैं यहाँ पे रोटर का सर्किट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, या फिर ऐसे समझिए भाई, इसको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये स्टेटर हो गया आपका और यहाँ पे आपका रोटर है। तो सिर्फ मैं रोटर के लिए एक तरीके से सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो अभी आपको पता है, मैनुअली पता है कि इसके अंदर, रोटर के अंदर जो रिएक्टेंस है ये स्लिप के हिसाब से, किसी भी स्लिप पे वैल्यू पे ये वैल्यू आता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका स्लिप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग R2 की बात करें तो R2 आपका इंडिपेंडेंट है एक तरीके से। तो मैं इस रोटर के लिए एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इसको मैं क्या लिखूँगा, S इंटू E2, सही बात है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, एक तरीके से स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे भाई अगर, क्योंकि हम लोगों ने वाइंडिंग किया हुआ है तो वाइंडिंग के चलते कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आएगा, कुछ ना कुछ लीकेज रिएक्टेंस आएगा। और लीकेज रिएक्टेंस को हम लोग अगर यहाँ पे दिखाएं इस तरीके से, तो ये मैंने बताया कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, S इंटू X2 पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है। और आगे में क्योंकि इस वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस भी आ रहा है तो रेजिस्टेंस को भी दिखाना होगा, समझ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं कैसे दिखाऊं, रेजिस्टेंस तो मेरा स्लिप पे इंडिपेंडेंट है ना, स्लिप पे मेरे को इस तरीके दिखाना पड़ेगा R2। तो अगर आप सोचते हैं कि रोटर के लिए मेरा ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनना चाहिए, तो भाई ये गलत है। क्यों गलत है, इस चीज़ के लिए आप समझिए। पहले मैं सही वाला बना देता हूँ, क्योंकि मेरा जो फाइनल इक्वेशन आया है करंट का, ओके, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देके समझाऊँ, मान लेते भाई मेरे पास ये इस तरीके का एक सर्किट है, मान लेते 12 वोल्ट का बैटरी है, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो वोल्टेज कितना सर्किट का, 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, समझ में। तो अगर, या फिर ऐसे समझिए भाई, मान लेते हैं मेरे पास I इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है, या फिर कहिए यहाँ पे इम्पीडेंस लिख देता हूँ, इम्पीडेंस जो दिया हुआ भाई ये कुछ ऐसा है। मान लेते हैं ये आपका 220 वोल्ट है एंगल 0, और इम्पीडेंस मान लेते हैं भाई आपका 22 एंगल 30 डिग्री है, समझ में। तो अगर आपके पास सिर्फ ये पैरामीटर होगा ना दिया हुआ, तो सिर्फ इस पैरामीटर से आप क्या कर सकते हैं, एक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसा सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको पता है इस इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस में क्या होगा, R प्लस JXL होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल आ चुका है भाई, ठीक है। ये पोलर फॉर्म में है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ इस तरीके का इक्वेशन है तो इससे आपका सर्किट कैसे डिज़ाइन होगा, सो समझिए। एक तो आपको वोल्टेज सोर्स दिखाना पड़ेगा जो कि होगा आपका 220 वोल्ट का एंगल 0, और ये इम्पीडेंस से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होगा और एक आपका रिएक्टेंस होगा, है ना। तो ये सर्किट आपने कैसे डिज़ाइन कर लिया, सिर्फ इस इक्वेशन से, या फिर कहिए आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन होता, ठीक है, I इक्वल टू V अपॉन R, V जहाँ पे 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ओवरऑल सिर्फ इस इक्वेशन से भी क्या कर सकते थे आप, इस तरीके का सर्किट डिज़ाइन कर सकते थे। एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया और 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, सही बात है। तो अभी देखिए जो हम लोगों ने मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया है भाई रोटर के लिए, किसी भी स्लिप के वैल्यू के ऊपर करंट का क्या वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, I2 डैश इक्वल टू E2, यानी इसके लिए इस इक्वेशन से अगर मैं सर्किट डिज़ाइन करना चाहूँ तो मेरे को यहाँ पे एक सोर्स दिखाना पड़ेगा, ये मान लेते हैं प्लस है माइनस है, इसको मेरे को E2 लिखना पड़ेगा, समझ में आया।
उसके बाद देखिए नीचे में एक रिएक्टेंस है, इसको मेरे को x2 लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई ओवरऑल क्या है, इंपेडेंस है ना, इंपेडेंस में क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस है। इंपेडेंस इस तरह का रिएक्टेंस दिखा दिया, उसका वैल्यू x2 डाल दिया, और यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, और ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्यों होगा भाई? क्योंकि स्लिप जो है जैसे जैसे स्पीड चेंज करे वैसे स्लिप आपका एक तरीके से वेरी होते चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R2/S हो जाएगा, समझे। तो भाई इसी इक्वेशन से मैंने क्या कर दिया, एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिजाइन कर लिया। इसमें अगर आपको I2 निकालना होगा, देखिए इक्वेशन मैच कर जाएगा। अगर इसमें I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है सर्किट का E2, तो E2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय इंपेडेंस क्या हो जाएगा, इंपेडेंस हो जाएगा रूट ओवर, ये मेरा क्या है R2/S का होल स्क्वायर प्लस मेरा x2 का होल स्क्वायर। मैच किया कि नहीं किया इक्वेशन, बोलिए। हाँ समझ में। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट डायग्राम डिजाइन किया है भाई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो पहले दिमाग लगा के सोचा कि जो मेरा रिएक्टेंस है ये स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, तो इस तरीके से लिख दिया। इंड्यूस्ड EMF है, ये भी स्लिप पे डिपेंड कर रहा है, ये भी हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। रेजिस्टेंस मेरा एक तरीके से डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिखा है। अब ये सर्किट क्यों गलत है सो समझिए। देखिए जब आप पावर फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे तो पावर फ्लो डायग्राम में आपको पता है भाई, जो आपने पावर दिया है किसके अंदर देते हैं पावर, क्योंकि मोटर है तो पहले हम लोग स्टेटर के अंदर 3 फेज सप्लाई देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट पावर टू द स्टेटर, ठीक है। अब इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से मेरा कोर लॉस हो गया, यानी स्टेटर के अंदर जो कोर लॉस है भाई वो बाहर कर लेंगे। उसके बाद जो कॉपर लॉस है ये भी बाहर आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा ये मेरा कहाँ जाएगा, रोटर के अंदर जाएगा, है ना। या फिर कहिए इसको ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मान लेता है भाई, इस तरीके दिखा देता है। बाकी जो पावर जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, और रोटर का इनपुट पावर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए इस रोटर के अंदर में भी ये आपका क्या है, एक तरीके से टोटल पावर दिया है, इसमें से क्या हो जाएगा, रोटर का कॉपर लॉस बाहर आ जाएगा, रोटर के अंदर जो कोर लॉस हो रहा है ये भी एक तरीके से बाहर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद जो पावर बचेगा वो कहाँ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल पावर, या फिर कहिए डेवलप मैकेनिकल पावर, समझे। तो अभी अगर आप यहाँ पे इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को डिजाइन करके दिखा रहे हैं कि मेरा रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, तो मेरे को एक चीज बताइए, आपने जो पावर दिया है यहाँ पे, ठीक है, आप समझिए भाई, आपने जो भी पावर दिया उसके चलते क्या होगा, एक तो यहाँ पे समझिए, ऐसे समझिए भाई कि ठीक है, यहाँ पे आपको एक ड्रॉप देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो करंट आएगा I2, है ना, तो इसके चलते सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या देखने को मिलेगा, I2/R2, सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉस ही देखने को मिल रहा है, समझ में आया। आपने इसमें ये नहीं दिखाया कि जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ वो एक तरीके से कहाँ गया है। लेकिन वही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई इस सर्किट को, और अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो इसको आप ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, ये मेरा हो गया x2, और इसको मैं इस तरीके से ओपन करके लिख सकता हूँ, ये लिख देता हूँ R2, और इसको मैं एक तरीके से और तोड़ के लिख सकता हूँ R2, और ये हो जाएगा आपका 1-S/S, समझे। और ये अगेन क्या होगा, वेरिएबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें स्लिप का फंक्शन है, स्लिप आपका हमेशा चेंज होते चला जाता है। ये हो गया मेरा E2। अब देखिए इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा तो इसके चलते क्या होगा, एक तो यहाँ पे आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे पावर लॉस की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंस में कोई पावर लॉस होता नहीं है, ठीक है, तो इसका तो छोड़ ही देते हैं एक तरीके से, लेकिन लीकेज हो रहा है तो उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अभी समझिए, सबसे पहले इस रोटर के अंदर मैंने आपको बोला कि जो आप टोटल इनपुट पावर देंगे रोटर के अंदर, उसमें से क्या होगा, कॉपर लॉस पहले आपको दिखाना हो, तो कॉपर लॉस यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2/R2, ये मेरा हो गया कॉपर लॉस। अब बाकी का जो पावर है देख रहे हैं, कोर लॉस भी आ गया। कोर लॉस मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि स्लिप का वैल्यू यानी NR जो है अच्छा खासा है भाई, तो उस केस में क्या होता है, स्लिप काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। स्लिप काफ़ी नेग्लिजिबल है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका कोर लॉस काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपको बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है कि ये R2 क्या है, कॉपर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, I2/R2 यहाँ पे पावर लॉस हो गया। बाकी का जो पावर जाएगा इसमें देख रहे हैं, क्योंकि भाई ये भी हम लोग रेजिस्टेंस दिखाया है, जो मैकेनिकल पावर डेवलप है भाई ये क्या करेगा, आगे में जो भी आपने लोड लगाया हुआ होगा उसको घुमाने का काम करेगा, और किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, एक्टिव पावर चाहिए होता है। और एक्टिव पावर आपको पता है, अगर मैं सर्किट डायग्राम से दिखाऊं
तो यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस के रूप में दिखाना पड़ेगा, समझे। तो ओवरऑल ये जो आपका यहाँ पे है दिखाया गया, ये किसको दिखाता है, ये मैकेनिकल पावर जो डेवलप हुआ रोटर के अंदर उसके बारे में एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपको। लेकिन आपने ये जो आपने सर्किट दिखाया ना यहाँ पे ऊपर में, इसमें क्या सिर्फ रोटर का कॉपर लॉस दिखाया गया, उसके बाद कितना मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ वो तो यहाँ पे एब्सेंट हो गया ना, आपने दिखाया ही नहीं, ये सर्किट आपका बता ही नहीं पा रहा है, समझे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसी R2/S को मैंने इस तरीके से ओपन किया है ना, R2 प्लस यहाँ पे क्या है, दोनों सीरीज में लगा सकते, क्या दोनों जुड़ जाएगा, R2 1 - S डिवाइडेड बाय S। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इसको अगर तोड़ेंगे R2, ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा R2/S और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस R2 × S/S। तो S खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बचेगा ये प्लस R2 और ये माइनस R2 खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ R2/S, यानी इसको मैं इस तरीके से R2 + R2 × 1 - S डिवाइडेड बाय S के रूप में लिख सकता हूँ, जो कि आपको बता रहा है कि ये एक तरीके से कॉपर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो पावर एक तरीके से जाएगा, ये किस में जाएगा, ये एक तरीके से आपका मैकेनिकल पावर डेवलप है, समझे भाई। इसके आगे अगर I2 लगा दूँ, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो गया, समझे भाई। खुद सोचिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये MCQ चल रहा भाई, तो इतना ही मैं हिंट दे पाऊंगा, बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल पावर फ्लो डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रोटर के अंदर मेरा ये एक तरीके से क्या बता रहा है, हर एक चीज़ को बता दे रहा है, ठीक है। और बिल्कुल हम लोगों ने स्टार्टिंग से किया है कैलकुलेशन, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे, देखें। तो रोटर के अंदर तो हम लोगों ने करंट देख लिया, I2 देख लिया, ठीक है। और I2 के हिसाब से हम लोगों ने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी डिज़ाइन कर लिया है। और अगर रोटर का अगर पावर फैक्टर पूछता है, रोटर का पावर फैक्टर बताओ, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर आपको पूछेगा भाई, ठीक है, फिर मान लेते हैं ∅2 का वैल्यू अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, अपॉन आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R2/S। ये मेरा एक तरीके से पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोटर के अंदर टोटल इनपुट पावर कितना आया है। भाई इसके अंदर कितना पावर आया ये मेरे को देखना है, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग रोटर के लिए देख रहे हैं, है ना। तो ओवरऑल देखिए, थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई, ताकि हम लोग का टाइम यहाँ पे सेव हो जाए। देखिए ये कैसे आता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया है यहाँ पे। ओके, पूरा कैलकुलेशन करके फिर हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। अब जो रोटर के अंदर पावर आएगा भाई, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एयर गैप पावर या फिर ग्रॉस पावर, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं PG से। तो रोटर के अंदर कितना पावर आएगा बताइए, इसको और थोड़ा जूम करते हैं। रोटर के अंदर जो वोल्टेज है वो, और जो करंट है वो, और जो पावर फैक्टर है वो, पावर इक्वल टू वही होता है ना, VI cos phi, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज मेरा E2 है, करंट मेरा I2 है, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos phi2 या फिर θ2। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, इस पावर फैक्टर का वैल्यू निकाला है। cos θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है R/Z, सही बात है। और हम लोग ये जो पावर फैक्टर देखेंगे कब देखेंगे, स्टैंड स्टिल पे थोड़ी ना देखेंगे, हम लोग एक रनिंग कंडीशन में देखेंगे, यानी स्लिप का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से देखिए ना भाई, सर्किट ऑलरेडी मैंने आपको इसीलिए दिखाया है बना करके। ओके, ये था R2/S, ये मेरा एक तरीके से E2, यहाँ पे पावर फैक्टर बताना आपको, ठीक है। तो R/Z हो जाएगा। तो R के जगह मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, यही है ना, इसमें ओपन करके लिखें या फिर ऐसे लिखें, बात तो बराबर है। अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं ऐसे, इस तरीके से अगर आप लिखते हैं भाई R2 और इसको आप लिख रहे हैं R2 और ये है हो जाएगा 1 - S डिवाइडेड बाय S। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ पे इम्पीडेंस लिखेंगे तो दोनों रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, मेरे को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो फिर से कट करके क्या मिलेगा आपका R2/S ही मिलेगा, समझे। तो R2, इस चीज को आप समझिए क्या बोल रहा हूँ। ओके, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R/Z। तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है मेरा R2/S, ये मैंने लिख दिया R के जगह, इस R के जगह मैंने ये वैल्यू डाल दिया। और इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, √, यहाँ पे R2/S का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा X2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये मेरा एक तरीके से पावर फैक्टर हो गया। और ये क्योंकि नीचे में डिवाइड है
इसको अगर आप और रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय, ये s नीचे आ जाएगा ना भाई, इसका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाय s का होल स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये मेरा हो गया एक तरीके से पावर फैक्टर। तो ओवरऑल अब हम लोग देखते हैं कि रोटर के अंदर इनपुट पावर कितना आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला था, E2 को मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया, ठीक है, I2 को भी मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया। मैंने बस यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू जो है ना, ये जो मैंने अभी निकाला है, ठीक है, ये cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो मेरा cos थीटा है उसमें आप क्या कीजिए, एक तरीके से वैल्यू डाल दीजिए। तो ओवरऑल देखिए जो मेरा इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, ग्रॉस पावर या फिर इनपुट पावर जो आ रहा है रोटर में, E2 वैसे का वैसे छोड़ दिया, I2 वैसे का वैसे छोड़ दिया, इसके जगह मैं क्या डाल दूँ, वैल्यू क्या है आपका R2 डिवाइडेड बाय स्लिप इनटू, ये था आपका R2 अपॉन S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस रीअरेंज करूँगा। E2 के साथ मैं ये वाला पैरामीटर रख रहा हूँ, ठीक है, E2 अपॉन क्या कर दे रहा हूँ, R2 अपॉन S का होल स्क्वायर प्लस X2 का होल स्क्वायर, और रूट है, रूट दे देंगे, और बाकी जो है I2 R2 और ये स्लिप, इसको मैं एक साथ रहने दे रहा हूँ, I2 इंटू R2 अपॉन S। क्लियर हुआ, ये मेरा हो गया एक तरीके से जो रोटर के अंदर इनपुट पावर हुआ है। तो अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है मेरा, अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपने दिखाया बना करके, ये क्या है आपका R2 अपॉन S, ये मेरा X2 था और ये मैंने E2 दिखाया है। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये मेरा I2 का वैल्यू था भाई, जैसे I2 अगर दिखाऊं तो वोल्टेज कितना है, E2 अपॉन इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, R2 अपॉन S का होल स्क्वायर प्लस आपका X2 का होल स्क्वायर, यही है ना वैल्यू E2 अपॉन, ठीक है, ये वाला वैल्यू। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इसके जगह मैं I2 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे मिटा करके सीधे सीधे क्या कर दूँ, या फिर इसको ऐसे ही रन देते हैं, इसके जगह मैं I2 लिखूँगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, I2, एक और I2 है यहाँ पे, इंटू I2 इंटू R2 अपॉन S। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I2 का स्क्वायर, क्योंकि दो I2 है यहाँ पे, इंटू R2 अपॉन S। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटर के अंदर का इनपुट पावर, या फिर कहिए एयर गैप पावर। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको ऊपर ऊपर बताया था, लेकिन आज आपका भाई ये क्लियर हो गया होगा। तो वही चीज़ भाई यहाँ पे दिखाया गया है कि जो रोटर के अंदर जो आपका इनपुट पावर होगा, ये क्या है, I2 स्क्वायर इंटू R2 अपॉन S। और ये जो पावर आया है भाई, ये टोटल पावर कहाँ गया होगा बताइए, ये टोटल पावर आपका इसके अंदर दिखाया गया है, ठीक है। ये क्या है, I2 स्क्वायर R2 अपॉन S। और इसमें क्या है, ये टोटल पावर अगर आया है रोटर के अंदर, इसका मतलब क्या है, इसी के अंदर क्या होगा आपका, रोटर का कॉपर लॉस भी होगा, समझ रहे हैं, रोटर का कॉपर लॉस भी होगा, और इसी के अंदर आपका बाकी जो पावर बचा है वो मेरा डेवलप मैकेनिकल पावर होगा। ओके, तो इसमें से अब हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे भाई। तो कल ही मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको समझाया था भाई, ये मेरा टोटल पावर हुआ, इसको मैं इस तरीके से ओपन करके लिख सकता हूँ, I2 स्क्वायर R2 प्लस इस तरीके से, क्योंकि अगर दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे I2 स्क्वायर R2 प्लस, इसको अगर आप तोड़ेंगे ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 अपॉन S, ये हो जाएगा माइनस I2 स्क्वायर R2 अपॉन S इंटू S। तो S से S खत्म हो जाएगा, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो कट के क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यही तो बचा, समझ रहे बात को। तो इस पावर को मैं इस तरीके से ओपन करके लिख सकता हूँ, ये मेरा हो गया एक तरीके से ओमिक लॉस, और ये हो गया मेरा एक तरीके से डेवलप्ड मैकेनिकल पावर, या फिर कहिए इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप इन द रोटर। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया था, ऊपर नीचे इस वाले इक्वेशन में ऊपर नीचे स्लिप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था भाई, ठीक है। ये जो आपका I2 स्क्वायर R2 है, इसके साथ क्या करेंगे, ऊपर नीचे स्लिप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा कट के, है ना। तो ओवरऑल ये जो पावर, इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, रोटर का इनपुट पावर और इनटू स्लिप हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ये मेरा रोटर कॉपर लॉस है। और यहाँ पे देखिए, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह मैं
रोटर का इनपुट पावर लिख सकता हूँ, बाकी जो है वैसे का वैसे ही। तो लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको समझाया था, तो इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए न्यू पेज पे आते हैं और थोड़ा सा भाई और देख लेता हूँ, और कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है, तो फिर डायरेक्ट हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। 1 मिनट बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फाइनल इक्वेशन लिख रहे हैं भाई, रोटर कॉपर लॉस, ये था आपका PG इंटू एस, या फिर एस को हम लोग आगे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग निकाला रोटर के अंदर जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है, ये क्या था आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन S1 माइनस एस। इसको हम लोगों ने क्या लिखा है, इसके जगह इस तरीके से 1 माइनस एस हो जाएगा। और क्या देखा हम लोगों ने, रोटर इनपुट पावर, ठीक है, ये कॉपर लॉस हो गया, मैकेनिकल डेवलप पावर हो गया, और एक हम लोग लिख देते हैं रोटर इनपुट पावर, ये क्या था आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन एस था, और इसी को हम लोग यहाँ पे PG बोल रहे थे। अब देखिए भाई, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, आप ध्यान से समझिए, ये जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाया था रोटर के लिए, ये एक तरीके से पर फेज का है भाई। पर फेज कहने मतलब क्या, ये एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का है, समझ गए। लेकिन मेरा ये कौन सा मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे 3 सर्किट बन रहे होंगे। तो एक सर्किट का हम लोगों ने दिखाया है कि एक सर्किट में मेरा एक तरीके से कॉपर लॉस इतना है, रोटर में जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ वो इतना है, और जो रोटर के अंदर इनपुट पावर हुआ है वो इतना है, ठीक है। अगर मैं तीनों फेज का देखना चाहूँ तो तीनों फेज के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर हमेशा क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है। यहाँ पे मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एस, और ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो लेते हैं। किसका रेशियो ले, तीनों का अगर मैं रेशियो लूँ, रोटर कॉपर लॉस इज टू रोटर मैकेनिकल डेवलप पावर इज टू आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ रोटर इनपुट पावर। इन तीनों का अगर मैं रेशियो लूँ भाई, तो रेशियो क्या आएगा बताइए, इक्वल टू रोटर कॉपर लॉस कितना है, ये है मेरा 3 इंटू स्लिप इंटू ये है आपका ग्रॉस पावर इज टू मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हुआ है, ये यानी 3 इंटू ग्रॉस पावर इंटू 1 माइनस एस इज टू, और रोटर इनपुट पावर कितना है, ये था मेरा 3 इंटू ग्रॉस पावर। इसको अगर आप देखें, ये 3 से 3 ख़त्म हो जाएगा, सब में ग्रॉस पावर यानी PG है, PG से PG ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या रेशियो आएगा, ये आएगा आपका S इज टू 1 माइनस एस इज टू आपका ये कितना हो जाएगा 1। क्लियर हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो भाई, इसको आपको कभी भी दिमाग से नहीं निकालना है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इफ़िशियंसी के ऊपर आते हैं। इफ़िशियंसी इक्वल टू आपको पता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, पावर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉसेस। क्लियर हुआ। और लॉसेस में, क्योंकि ये मेरा क्या है, रोटेटिंग मशीन है भाई, रोटेटिंग मशीन में क्या होगा, एक तो आपका विंडेज ऑफ फ्रिक्शन और बेयरिंग लॉसेस, ठीक है, या फिर कहिए जो ब्रश लगा हुआ अगर स्लिप रिंग लें तो ब्रश के कांटेक्ट कारण भी वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है, तो वो सब आएगा इसके अंदर। फिर आपका कॉपर लॉस आएगा, किसके चलते, रोटर के चलते और स्टेटर के चलते, दोनों के चलते हम लोग को लेना पड़ेगा, और कोर लॉस भी आएगा रोटर के चलते और स्टेटर के चलते, ठीक है। तो इसमें सारा का सारा लॉसेस इंक्लूडेड होता है। अब देखिए, जब आप एफिशिएंसी पढ़ेंगे तो 2 तरीके का एफिशिएंसी होता है भाई। एक तो हो गया आपका
सिर्फ और सिर्फ रोटर का इफिशियंसी। ठीक है, रोटर का इफिशियंसी कहने का मतलब क्या कि जो आपका रोटर के अंदर पावर डेवलप हो रहा है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल पावर डेवलप इन रोटर, यही पावर डेवलप हो रहा है ना, यानी यही तो आउटपुट मिल रहा है आपको रोटर से, डिवाइडेड बाय जो हम लोग इनपुट पावर देंगे रोटर के अंदर। ये क्या था इनपुट पावर, यही तो था पीजी, समझे। और एक होता है भाई पूरे ओवरऑल मशीन का, यानी पूरे ओवरऑल मोटर का इफिशियंसी। तो ओवरऑल इफिशियंसी अगर आप देखेंगे, ओवरऑल इफिशियंसी अगर आप देखेंगे तो आउटपुट पावर, तो आउटपुट पावर में क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे, शाफ्ट पावर मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी रोटर का भी इफिशियंसी पूछ दिया जाता है। तो पहले आप देखिए, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, ये नहीं भाई, न्यू पेज पे आना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये आपका भाई एक्यूरेट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल पूरे स्टेटर से लेके शाफ्ट तक का हम लोग इफिशियंसी देखना चाहते हैं। तो आउटपुट पावर होता है ऊपर में, तो आउटपुट क्या है, शाफ्ट पावर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या था, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट तो मेरे को क्या मिल रहा है, शाफ्ट पावर मिल रहा है, और लॉसेस की अगर बात करें तो ये फिक्स्ड पावर लॉस है और ये आपका ओमिक लॉस है। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पीएफ क्या है, फिक्स लॉसेस। फिक्स लॉसेस में क्या आ जाएगा, कोर लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, विंडेज लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद ओमिक लॉस की अगर बात करें तो स्टेटर के चलते और रोटर के चलते, और अगर आपके पास यहाँ पे ब्रश पे कोई ड्रॉप अगर हो रहा है ब्रश कॉन्टेक्ट के थ्रू तो वहां पे। ओके, तो ये मेरा एक तरीके से एक्यूरेट इफिशियंसी हुआ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में जिक्र कर रहा है अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी। ठीक है, 100% नहीं पूछ रहा है वो अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है भाई, मतलब मिला जुला करके, लगभग। तो जब भी आपसे पूछे अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी के बारे में, तो आपको हमेशा रोटर के बारे में फोकस करना है कि रोटर में कितना इनपुट गया और रोटर से मेरे को कितना आउटपुट मिला। ठीक है, लॉसेस को एक तरीके से हम लोग वहाँ पे अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फिर से आपको अगर यहाँ पे पावर फ्लो डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पे लॉसेस को आप अवॉइड कर दीजिए भाई। तो अगर आप यहाँ पे स्टेटर के अंदर जो पावर दे रहे हैं, ठीक है, ये लॉसेस अगर आपने अवॉइड कर दिया, इसका मतलब क्या, जो आपने स्टेटर में इनपुट दिया वही मेरा क्या हो जाएगा, रोटर का भी इनपुट हो जाएगा। क्लियर हो गया। और रोटर में जो आपका मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है ये सब आप अवॉइड कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा, शाफ्ट पावर हो जाएगा। ओके, तो ओवरऑल अगर आप अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी यहाँ पे लिखता हूँ, अप्रोक्सीमेट इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस यहाँ पे लॉसेस। तो लॉसेस को कंसिडर करना नहीं है तो ये तो खत्म हो जाएगा। या फिर कहिए इसको सीधे लिखिए ना, आउटपुट अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट क्या मिल रहा है भाई मेरे को, आउटपुट जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुआ है, कितना डेवलप हुआ है, 3 इंटू पीजी, और ये आपका क्या था, 1 माइनस एस अपॉन इनपुट क्या था, इनपुट मतलब रोटर के अंदर जो आप इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, लॉसेस को नहीं कंसिडर करना है, तो जो आपने स्टेटर में दिया वही क्या हो जाए, रोटर का। तो रोटर के अंदर इनपुट पावर क्या होता है आपका, 3 इंटू पीजी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी जो आएगा ये आएगा आपका 1 माइनस एस। क्लियर हुआ, ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी। या फिर इसी को आप ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, आउटपुट पावर। तो आउटपुट पावर क्या था, 3 इंटू ये आपका था भाई I2 स्क्वायर इंटू यहाँ पे था आपका 1 माइनस एस डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय आपका इनपुट पावर क्या था 3, ये था आपका I2 स्क्वायर R2 अपॉन एस। यही तो मेरा ग्रॉस पावर था रोटर के अंदर का। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, I2 स्क्वायर एस और I2 स्क्वायर एस से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बचा आपका 1 माइनस एस बचा। तो ये मेरा हो गया एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी। अब ये कहाँ से फॉर्मूला आता है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा अपने MCQs के ऊपर भाई। ओके, उसके बाद और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इससे रिलेटेड वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, फॉर हायर इफिशियंसी ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्लिप शुड बी। तो स्लिप क्या होना चाहिए आपका, कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जो आपका अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी है भाई, जो आपका अप्रॉक्सीमेट इफिशियंसी आया है ये क्या है आपका 1 माइनस एस है। तो अगर एस का वैल्यू लार्ज होगा तो सोच रहे हैं
ये बहुत कम कर देगा ओवरऑल। 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लेते हैं स्लिप क्या होता है, परसेंटेज में होता है। मान लेते हैं 2% मीन्स 0.02, अगर मान लेते 3% मतलब क्या 0.03, 4% मतलब 0.04, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि स्लिप का वैल्यू क्या हो, कम से कम हो, ताकि इस 1 में से सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका अच्छा खासा यहाँ पे वैल्यू हो। जैसे अगर भाई मान लेते हैं स्लिप का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या, आपका ये 1 आ जाएगा। यानी 1 कहने का मतलब क्या, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आपको इफिशियंसी अच्छा खासा चाहिए तो वहाँ पर हम लोग को स्लिप का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। और ये तो मैंने आपको अप्रोक्सीमेट से बताया है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए इसके लिए आप ओवरऑल जो आप फॉर्मूला डालेंगे ना एफिशिएंसी का, कहाँ गया भाई, आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है। देखिए आप ऐसे भी कीजिए ना, एफिशिएंसी इक्वल टू सॉफ्ट पावर था, तो सॉफ्ट पावर मान लेते भाई आपका मैकेनिकल डेवलप पावर को ही ले लेता हूँ मैं, सॉफ्ट पावर ये 3 × PG और ये आपका था 1 - S, ऐसे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय आपका इनपुट था। तो इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट मेरा ही था 1 - S और इधर मेरा लॉसेस हो जाएगा। तो लॉसेस में जो भी है ना, तो ओवरऑल ये भी कट करके क्या होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली, मतलब हमेशा जो है 1 - S आपके एफिशिएंसी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो स्लिप का वैल्यू अगर कम से कम होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एफिशिएंसी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे बेटर तरीके से समझना भाई, तो रोटर का एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी लेकर के चलिए, वो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जैक्ट मिल जा रहा है ना, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - S। तो स्लिप का वैल्यू कम होगा तो ओवरऑल, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, ठीक है, उसमें स्लिप का वैल्यू कितना है 2% यानी 0.02%, तो ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा 1 - 0.02, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1.00, ये हो जाएगा 0.02, 10 में से दोगे 8 यानी 0.8 आ जाएगा, ठीक है। 0.8 को अगर हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका, ये मिस्टेक हो रहा भाई, ठीक है, जो भी है भाई, ठीक है, वो आपका एफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप S, देन अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, हमेशा 1 - S होता है। क्लियर हो गया। और कुछ अगर मिस हो रहा होगा तो यहीं पे मैं बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, हो गया, सारा चीज़ हो गया। ओके, मेन था इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, वो समझ में आ गया होगा, तो आपको एफिशिएंसी भी यहाँ पे समझ में आएगा। पावर फ्लो तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ पे आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे पावर फ्लो से रिलेटेड।